हमारी आज की कहानी रीमो नाम के आदमी से शुरू होती है। रीमो इस वक्त एक पादरी के साथ था और वो इस जगह पर नया था। पादरी उसे रास्ते में मिला था। उसने पादरी से घर का पता पूछा था और पादरी उसे घर की तरफ ही ले जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद रीमो एक बड़े से घर में पहुंच गया। घर के मुखिया का नाम फारमन था। वो रीमो को देखकर उसका स्वागत करता है और फिर उसके पास आकर उसे अंदर चलने को कहता है। अब रीमो अपना सामान उठाकर उसके पीछे पीछे चलने लगा था। वो दोनों जल्दी ही एक कमरे में आते हैं, जिसके बाद फारमन कहता है, तुम कपड़े बदल लो, फिर हम साथ में चाय पीते हैं। लेकिन रीमो कहता है कि मैं काफी दूर से आया हूँ और अभी मैं काम था और वो यहाँ किसी को नहीं जानता था। उसने अपने एक डॉक्टर दोस्त से बात की थी। उसका डॉक्टर दोस्त फारमन तभी दोस्त था और उसी डॉक्टर के कहने पर रीमो फारमन के घर रहने आया था। थोड़ी देर बाद रात हो गई। फारमन इस वक्त स्नू और उसकी बेटियों के पास बैठा था। जल्दी ही रीमो भी उनके पास आ जाता है और फारमन उससे कहता है, ये मेरी छोटी बहन स्नू है और ये स्नू की बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम ग्रेसी और छोटी बेटी स्नू की खूबसूरती देखकर रीमो हैरान हो गया। वो लगातार उसी की तरफ देखे जा रहा था और ये चीज फारमन ने भी नोटिस कर ली थी। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रीमो तो स्नू की खूबसूरती में खो गया था। अगले दिन स्नू धूप में किताब पढ़ रही थी। इसी बीच रीमो उसके पास आकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। अब स्नू जैसे ही उसका धन्यवाद करती है तो रीमो उससे पूछता है, तुम्हारी बेटियों का बाप यानी तुम्हारा पति कहाँ है? उसकी बात सुनकर उससे लगा कि स्नू अपने पति से नफरत करती होगी, इसलिए वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। वो उससे माफी मांगकर किताबों के बारे में बात करने लगा। अब स्नू भी उससे बातें करने लगी और इसी बीच उसकी नजर अपने परिवार पर पड़ती है। फारमन और अपनी बेटियों को गुस्से में देखकर वो डर गई थी। फारमन और स्नू की बेटियां नहीं चाहती थीं कि स्नू किसी बाहरी से बात करे। रात को फारमन रीमो के पास आकर कहता है, तुम मेरी बहन से दूर रहो, अगर तुम उसके आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हारा जलूस निकाल दूंगा। इतना कहकर वो सीधा स्नू के पास आता है और कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। स्नू पूछती है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? फारमन कुछ नहीं बोलता, बस उसे पकड़कर उसकी गुफा में अपना डंडा घुसा देता है। जी हाँ दोस्तों, फारमन का चक्कर अपनी ही बहन के साथ चल रहा था। स्नू की दोनों बेटियों का बाप भी फारमन ही था। अगले दिन स्नू फिर से धूप में बैठी थी और रीमो उसके पास आकर कहता है, मुझे भी तुम्हारी तरह किताबें पढ़ने का शौक है। इतना कहकर वो उसके पास बैठ जाता है और फिर से उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। इसी बीच पादरी भी उनके पास आ गया। वो यहाँ आकर स्नू से कहता है, मैं रीमो से अकेले में बात करना चाहता हूँ। उसकी बात मानकर स्नू वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही पादरी रीमो से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि इस औरत से दूर रहना। ये लोग बहुत अजीब हैं। गांव के सभी लोगों को इन पर शक है। जिस दिन गांव वालों के हाथ इनके खिलाफ कोई सबूत लगा, वो उसी दिन इन्हें जिंदा जला देंगे। पादरी की बात सुनकर रीमो कहता है, तुम्हें और तुम्हारे गांव के लोगों को वहम हुआ है। स्नू तो बहुत ही मासूम औरत है, उसे सहारे की जरूरत है और मैं उसका सहारा बनना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर पादरी हैरान हो गया। वो समझ गया कि रीमो प्यार में पड़ चुका है, इसलिए वो उससे बहस नहीं करता। पादरी यहाँ स्नू को किताबें देने आता था। स्नू को धार्मिक किताबें पढ़ने का शौक था और पादरी ही उसे किताबें लाकर देता है। रात को फारमन स्नू के पास आकर कहता है, मुझे तुम्हारी और रीमो की नजदीकियां पसंद नहीं। अगर तुम उसके नजदीक गई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। स्नू जवाब में कुछ नहीं बोलती। उसकी खामोशी देखकर फारमन समझ गया कि स्नू अपनी ही मर्जी करेगी, जिस कारण वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद स्नू की दोनों बेटियां घर के बाहर टहल रही थी। स्नू और रीमो भी उनके पीछे पीछे ही थे। टहलते टहलते दोनों लड़कियां एक जगह रुक जाती हैं। रीमो जल्दी जल्दी उनके पास आकर पूछता है, तुम लोग क्या कर रही हो? उसकी आवाज सुनकर जब दोनों लड़कियां घूमती हैं तो उसे मेघन के होठों पर खून नजर आता है। खून देखकर रीमो हैरान ही हो रहा था कि तभी उसकी नजर एक कबूतर की लाश पर पड़ती है। रीमो अब सब समझ गया कि मेघन कबूतर खा रही थी। ग्रेसी के होठों पर खून नहीं था, यानी वो कुछ नहीं खा रही थी। मेघन की हरकत देखकर रीमो इतना हैरान हो गया कि उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। थोड़ी देर बाद रीमो घर के बाहर टहल रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि हे ईश्वर, एक बच्ची कबूतर कैसे खा सकती है? उसकी आवाजें एक लोकल आदमी ने भी सुन ली थी, जिसका नाम विलियम था। वो उसे रोककर बताता है कि तुम जिस घर में रहते हो वो शैतानों का घर है। रीमो उसे कहता है कि तुम्हें वहम है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, बस मेगन थोड़ी सी पागल लग रही है।
लोकल आदमी उसे घर से जाने को कहता है, लेकिन रीमो उसकी बात को नजरअंदाज कर आगे बढ़ता है। रात को रीमो घर में था और इस वक्त वो फार्मन और स्नो के साथ था। वो दोनों से बातें करता करता एक सेब काटने लगा, लेकिन गलती से अपना अंगूठा काट लेता है। इसी बीच जैसे ही स्नो की नजर उसके खून पर पड़ी तो वो उसका हाथ काट लेती है। फार्मन जल्दी जल्दी उसे रोकता है और रीमो स्नो को शैतान कहकर वहां से भाग जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्नो और फार्मन वैम्पायर थे। स्नो की दोनों बेटियां भी वैम्पायर थी। ये लोग खुद को इंसानों में बदलना चाहते थे, इसलिए ये लोग खुद पर काबू रखते थे। वैसे भी ये लोग काफी हद तक इंसानों की तरह ही रहते थे और ये लोग धूप में भी बैठ सकते थे। उधर पादरी मदद मांगने फार्मन के घर पहुंच गया था, क्योंकि वही एक घर था जो सबसे नजदीक था। उसे घर के बाहर स्नो मिलती है। वो स्नो को रीमो के बारे में बताकर उससे मदद मांगने लगा, मगर स्नो कुछ नहीं बोलती और सीधा पादरी पर हमला बोल देती है। पादरी किसी तरह खुद को बचाकर वहां से भागता है। स्नो ने फिर से खुद पर काबू नहीं किया था। उसने जिस तरह पादरी पर हमला किया था, उससे वो समझ गया था कि वो वैम्पायर है। अब पादरी जल्दी जल्दी भागकर गांव में जाता है और गांव वालों को स्नो का सच बता देता है। वो उन्हें बताता है कि कैसे स्नो ने मुझ पर हमला कर मुझे जख्मी कर दिया। पादरी की हालत देखकर और उसके मुंह से स्नो का सच जानकर गांव वाले बेहद गुस्से में थे, क्योंकि वो तो पहले से ही फार्मन और उसके परिवार पर शक कर रहे थे। वो तो बस किसी सबूत का इंतजार कर रहे थे जो आज उन्हें मिल चुका था। दूसरी तरफ स्नो घर में थी। घर के सभी दरवाजे बंद कर फार्मन और उसकी बेटियां स्नो के पास आते हैं। गुस्से से भरे गांव वालों ने पूरे घर को घेर लिया था और वो कभी भी अंदर आ सकते थे। स्नो घर से भागना नहीं चाहती थी और ये बात फार्मन भी अच्छी तरह समझ गया था। स्नो को पता था कि वो खुद पर काबू नहीं रख सकती और ये चीज उसके पूरे परिवार के लिए खतरनाक थी। वो चाहती थी कि फार्मन उनकी बेटियों का ख्याल रखे, इसलिए वो यहीं रुकना चाहती थी। वो बस फार्मन से इतना ही कहती है कि तुम हमारी बेटियों का अच्छे से ख्याल रखना। फार्मन उसकी बात मान लेता है और अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर से भाग जाता है। कुछ ही देर बाद गांव वालों ने घर के दरवाजे तोड़ दिए, जिसके बाद वो घर में घुस जाते हैं। वो स्नो को पकड़कर उसे घर से बाहर ले आते हैं। गांव वाले बेहद गुस्से में थे, क्योंकि स्नो ने पादरी को मारने की कोशिश की थी। वो स्नो के कपड़े फाड़कर उसे एक जगह पर टांग देते हैं। इसके बाद वो उसे बेहद मारते हैं। गांव के सभी लोग स्नो की मौत चाहते थे, इसीलिए वो उसे जिंदा ही जला देते हैं। स्नो की दर्दनाक मौत देखकर गांव वालों का गुस्सा ठंडा हो जाता है। कई सालों बाद स्नो की बेटियां अब जवान हो चुकी थी और फार्मन बूढ़ा हो चुका था। ये लोग नए शहर में रहते थे। फार्मन पहले स्नो के साथ संबंध बनाता था और आजकल उसकी बेटियों के साथ। ये लोग जीने के लिए खून पीते थे और अपना परिवार बढ़ाने के लिए आपस में संबंध बनाते थे। स्नो भी अपनी मर्जी से फार्मन के बच्चों की मां बनी थी और आज उसकी बेटियां भी अपनी मर्जी से अपने मामा यानी पिता के बच्चों की मां बनना चाहती थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।